तो हेलो दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जहां पर आप मुश्किल से 40 से 45 मिनट में पूरी यूनिट का रिवीजन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग सबसे पहले संस्थावाद यानी इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म नव संस्थावाद को पढ़ेंगे। तो संस्थान क्या होते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो संस्थान एक औपचारिक भूमिका और स्थिति के साथ एक सुस्थापित निकाय होता है। एक औपचारिक भूमिका और स्थिति के साथ एक सुस्थापित निकाय होता है। सरकारी संस्थाओं के सिद्धांत एवं व्यवहार के अध्ययन की नींव अलेक्स जी टॉकविले से हमें देखने को मिलती है। तो अलेक्स जी टॉकविले की जो पुस्तक थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और ये 1835 में आती है। बेजहार्ट की द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867 और वुडरो विल्सन की द कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885 से देखने को मिलती है। फिर है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो जेम्स ब्राइस की रही है। फिर है लावेल की, ऑस्ट्रोगास्की की, बाद में हरमन फाइनर और कार्ल जे फेडरिक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। अब संस्था का तात्पर्य क्या होता है? तो औपचारिक रूप से निर्मित नियमों, कानूनों, अंतःक्रियाओं का एक समूह जो हमारे व्यवहार को नियमित करता है। संस्था क्या होती है? औपचारिक रूप से निर्मित ये नियमों, कानूनों, अंतःक्रियाओं का एक समूह होता है जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। संस्था में शामिल है संगठन है, कार्यविधियां है, नियम है, कार्यप्रणाली, ये सब संस्था में निर्मित है, ये संस्था के भाग होते हैं। पुराने संस्थावाद की विशेषताएं, तो जो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म था उसकी विशेषताएं क्या थी? तो इसमें विधिवाद था, हम देखते हैं इसमें लीगलिज्म पाया जाता है। फिर संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म पाया जाता है, यानी स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस था। समग्रवाद यानी इंटीग्रेशन या होलिज्म पर ये बेसिकली बेस्ड था। फिर ऐतिहासिकता थी इसमें, है ना, हिस्टोरिसिज्म था। साथ ही साथ मानकीय विश्लेषण इसमें था, नॉर्मेटिव एनालिसिस थी। नव संस्थावाद, तो इसकी शुरुआत 1980 के दशक में ये पुनः आती है। विभिन्न प्रवृत्तियां हमें देखने को मिली। तो इसमें मानकीयता का, नॉर्मेटिज्म का विरोध किया गया। पद्धतिगत व्यक्तिवाद, यहाँ पर मेथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म की बात की गई। साथ ही आगत पर बल दिया गया, यानी इनपुट पर बल दिया गया। प्रणेता इसके जेम्स मार्च एवं जोहान ओल्सन थे। प्रसिद्ध लेख तो उनका क्या था? द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, 1984 में पुस्तक आती है, द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। नव संस्थावाद के प्रकार, तो पहला है मानकीय संस्थावाद। इसके जो प्रवर्तक थे मार्च एवं ओल्सन थे। इसे सांस्कृतिक संस्थावाद भी कह सकते हैं, सांस्कृतिक संस्थावाद, जिसे हम कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कह सकते हैं। इसमें तर्क की संगति की बात की गई है, तर्क की संगत की बात की गई है। तार्किक चयन संस्थावाद, तो इसमें रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो इसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं डगलस नॉर्थ हैं, लेवी हैं, ऑस्ट्रम है और विवियन रिटर हैं। इसमें जो बेसिकली विशेषता क्या है? इसमें मानकीय संस्थावाद का विरोधी उपागम है ये तार्किक चयन संस्थावाद है। ये मानकीय संस्थावाद का विरोधी उपागम है। व्यक्तिगत उपयोगिता अधिकतम करने पर इसमें ध्यान दिया जाता है। ऐतिहासिक संस्थावाद, तो इसमें क्रिजनर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी जो पुस्तक का नाम क्या है? क्रिजनर की पॉलिटिक्स आर पाथ डिपेंडेंट। इसकी जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि पॉलिटिक्स आर पाथ डिपेंडेंट। निरंतर एवं संरक्षण का मूल बिंदु है ये, बेसिकली निरंतर एवं संरक्षण का मूल बिंदु है। दो सिद्धांतों का प्रभाव इसमें रहा है, तो समूह सिद्धांत यानी ग्रुप थ्योरी का प्रभाव रहा है ऐतिहासिक संस्थावाद में, और साथ ही साथ संरचनात्मक, प्रकारात्मक या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का भी इसमें प्रभाव रहा। अन्य जो विद्वान है तो पीटर ए हॉल हैं और रोजमेरी टेलर है। समाजशास्त्री संस्थावाद, सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं, ये मार्च एवं ओल्सन का है। फिलिप सेजनिक भी इसमें महत्वपूर्ण थिंकर है, और नियमों एवं संगठित प्रथाओं के स्थायी समूह की चर्चा की है। जो अनुभाविक संस्थावाद है इसमें बीवर एवं रोकमेन का नाम आता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थावाद में क्रिचनर, वालकर, रिट्सबर्गर का भी नाम आता है इसमें। हम सभी अब संस्थावादी हैं, थेडर स्टॉकपॉल एवं पियर्सन ऐसा बोलते हैं, हम सभी अब संस्थावादी। संस्थावाद एवं नव संस्थावाद में अंतर क्या रहा? तो जो संस्थावाद है ये औपचारिक संस्थानों पर बल देता है, जबकि जो नव संस्थावाद है ये अनौपचारिक संस्थानों पर बल देता है। संस्थावाद पद्धतिगत समग्रवाद की बात करता है, तो मेथोलॉजिकल होलिज्म की बात ये करता है, जबकि ये मेथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, पद्धतिगत व्यक्तिवाद की बात करता है। संस्थावाद है ये यथास्थिति पर बल देता है, जबकि ये जो नव संस्थावाद है ये गत्यात्मक है, यानी डायनेमिक है।
संस्थावाद है ये मूल्य भारित है, वैल्यू लेडन है, जबकि ये मूल्य मुक्त है, वैल्यू फ्री है। इसमें जो महत्वपूर्ण संस्थावादी हैं जेम्स ब्राइस हैं, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये 1921 में आती है, मॉडर्न डेमोक्रेसी। फिर है हरमन फाइनर है, हरमन फाइनर की जो पुस्तक का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, 1932 में आती है पुस्तक। कार्ल जे फ्रेडरिक है और लावेल है। जो नव संस्थावादी हैं इसमें जेम्स मार्च व पी ऑल्सन आते हैं, डगलस नॉर्थ आते हैं, लेबी, ऑस्टॉम, रॉकमैन, बीबर, क्रेजनर, रेडबर्गर, फिलिप सेजनिक, ये सब नव संस्थावादी हैं। डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये ऑस्ट्रोगास्की की पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये ऑस्ट्रोगास्की की पुस्तक है, ये 1902 में आती है बेसिकली ये पुस्तक। हम राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो लोगों का राजनीतिक व्यवहार, मानसिकता, अभिवृत्ति, विचार, मूल, नैतिकता, मान्यताएं, विश्वास आदि आते हैं। पॉलिटिकल कल्चर के अंतर्गत क्या आता है, लोगों का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है, अभिवृत्ति कैसी है, विचार कैसे हैं, मूल, नैतिकता, मान्यताएं, विश्वास आदि आते हैं। 1956 में अमन द्वारा राजनीतिक संस्कृति शब्द का, पॉलिटिकल कल्चर शब्द का गढ़ा गया बेसिकली। राजनीतिक संस्कृति के पर्याय क्या है, तो अमन क्या बोलता है कि कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स वर्क, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स वर्क, ये है राजनीतिक संस्कृति के पर्याय में। फिर है राजनीतिक संस्कृति शब्द जो कौन यूज करता है, तो ये विथर यूज करता है। पर्यावरण शब्द यूज करता है डेविड स्टन। राजनीतिक शैली शब्द यूज करता है स्पाइरो। फिर है इसमें सभ्यताओं को सभ्यता के साथ जोड़ दिया, तो सॉरी संस्कृतियों को सभ्यता के साथ एचपी है ना, हंटिंगटन ने जोड़ दिया था। तो हंटिंगटन बेसिकली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट देता है और उसको इसने सिविलाइजेशन के साथ जोड़ दिया है संस्कृति को। संस्कृति को विचारधारात्मक प्रधान, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी, ये ग्रामसी ने बोला है। राजनीतिक संस्कृति उपागम के प्रतिपादक गैब्रियल आलमंड को माना जाता है। गैब्रियल आलमंड ये महत्वपूर्ण थिंकर है, 1956 में इसकी पुस्तक आती है। फिर है इसका जो महत्वपूर्ण लेख था कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है, तो आमंड एवं पावल क्या बोलते हैं कि राजनीतिक संस्कृति गुणों एवं अभिवृत्तियों का समूह है। आमंड एवं पावल क्या बोलते हैं कि राजनीतिक संस्कृति गुणों एवं अभिवृत्तियों का समूह है। लुसियन पाई क्या बोलता है कि राजनीतिक संस्कृति अभिवृत्तियों, विश्वासों, मनोभावों का समुच्चय है तथा यह राज व्यवस्था को अर्थ एवं सुव्यवस्था प्रदान करता है। राजनीतिक संस्कृति के स्तर, तो इसमें पावेल ने इसे 3P से एक प्रकार से संदर्भित किया है। पहला है पॉलिटिकल सिस्टम लेवल, राज्य व्यवस्था का स्तर। दूसरा है प्रोसेस लेवल, व्यवस्था एवं व्यक्ति का संबंध। और इसमें पॉलिसी लेवल, इस 3P से हम इसे राजनीतिक संस्कृति को समझ सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम लेवल, प्रोसेस लेवल और पॉलिसी लेवल। रॉबर्ट डहल राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास के प्रकार चर्चा करता है। रॉबर्ट डहल इसमें समस्या समाधान की बात करता है, राजनीतिक व्यवस्था की बात करता है और सामूहिक क्रिया अभिविन्यास की बात करता है। नोट क्या है, तो डहल ने राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुना है। राजनीतिक संस्कृति का सहभागी, तो राजनीतिक समाजीकरण या राजनीतिक संस्कृति का ही सहभागी। गैब्रियल आलमंड, तो राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था में घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा ये बोलता है। आमंड एवं बर्बन ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा है। तो आंग्ल अमेरिकी राज्य व्यवस्था, ये यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेविया जैसे देशों में पाई जाती है। इसमें लौकिकरण पाया जाता है ना, सेकुलराइजेशन पाया जाता है। फिर भूमिका विभिन्नीकरण होता है, तो आपका जो रोल होते हैं वो एक प्रकार से डिफरेंशिएटेड होते हैं। फिर उपव्यवस्था स्वायत्तता होती है, जो उपव्यवस्थाएं होती हैं वो स्वायत्त होती हैं। राजनीतिक एकीकरण एवं राजनीतिक जागरूकता इसमें पाई जाती है। महाद्वीपीय यूरोपीय राज्य व्यवस्था, तो ये फ्रांस, इटली एवं स्पेन में पाई जाती है। इस समूह में सौदेबाजी बेसिकली शक्ति का प्रयोग करता है ना, सौदेबाजी होती है और इसमें शक्ति का प्रयोग ये करता है। फिर एक गैर यूरोपीय या आंशिक औद्योगिक या अपश्चिमी राज्य व्यवस्था, तो इसमें एशिया महाद्वीप के लोग आते हैं या अफ्रीका के लोग आ सकते हैं। इसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद का मिश्रण पाया जाता है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं, तो ये फांसीवादी इटली, नाजी जर्मनी, स्टालिन, ये बंद व्यवस्थाएं होती हैं। आमंड एवं बर्बा, तो मूल तत्व क्या है राजनीतिक संस्कृति के, अनुभाविक विन्यास, मूल अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं, ये मूल तत्व है। अभिमुखीकरण, तो इसमें संज्ञानात्मक हो सकता है, ये कॉग्निटिव हो सकता है। दूसरा भावात्मक हो सकता है, ये कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और इसमें मूल्यांकनात्मक, तो ये इवेल्युएटिव भी हो सकता है। राजनीतिक वस्तुएं, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करता है। इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस और व्यक्ति का स्वयं के बारे में ज्ञान, इन सब बारे में यह चर्चा करता है। सिविक कल्चर
तो ये अर्मन एवं बारवा का ही कॉन्सेप्ट है सिविक कल्चर। 5 नेशंस की बात करता है, 5 नेशन का उसने बेसिकली बात की है और 1963 में ये पुस्तक वो बेसिकली आती है। तो इसमें ये यूके की जो संस्कृति है उसे ये श्रद्धा सूचक नागरिक संस्कृति बोलता है ना। क्यों? क्योंकि इसका लंबा सफल इतिहास ना, लंबा सफल लोकतंत्र का इतिहास रहा है। यूएसए की जो संस्कृति है उसे ये सहभागी नागरिक संस्कृति बोलता है। इटली की संस्कृति को विमुखी यानी अलग थलग संस्कृति बोलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुरानी सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना पाई जाती है। जर्मनी को ये राजनीतिक निर्लिप्तता एवं प्रभाजन टाइप की संस्कृति बोलता है। लोकतंत्र से पूर्व वैध सरकार यहाँ पर थी। फिर है मैक्सिको। मैक्सिको ये विमुखी एवं आकांक्षापूर्ण है, ये गैर अटलांटिक समूह में इसको रखता है, समुदाय है बेसिकली ये। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार 3 हो सकते हैं। संकीर्ण राजनीतिक पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर कह सकते हैं। तो ये उदाहरण के लिए भूटान, अफगानिस्तान, अरब, यहाँ पर पैरोकियल राजनीतिक कल्चर पाया जाता है। ना लोगों को राजनीति का ज्ञान होता है, ना राजनीतिक सहभागिता देखने को मिलती है। अंडमान एवं निकोबार जैसे ट्राइब्स हैं उनका जो पॉलिटिकल कल्चर है इसी तरह हम देख सकते हैं। फिर अधीनस्थ या सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर ये चीन एवं नाइजीरिया में पाई जाती है। तो यहाँ लोगों को राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान तो होता है पर सहभागिता नहीं हो पाती है। फिर है सहभागी राजनीतिक संस्कृति जिसे हम पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति एवं सहभागिता दोनों का इसमें सम्मिश्रण होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण है, इन सभी तीनों को मिलाकर सिविक कल्चर बनता है ना, जिसे हम नागरिक संस्कृति कहते हैं। ये संकीर्ण प्लस अधीनस्थ प्लस सहभागी तीनों को इसमें मेल रहता है, जिसके सिडनी एवं अमन बर्बा इसकी बात करते हैं। सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है यूएसए एवं यूके में नागरिक संस्कृति ही पाई जाती है। डेनियल जे अल्जार तो ये 2 सामान्य विचार देते हैं। सरकार एक बाजार के रूप में, दूसरा सरकार एक राष्ट्रमंडल के रूप में। फिर है ये व्यक्तिवादी राजनीतिक उपसंस्कृति और नैतिकवादी एवं परंपरावादी विचारों को ये देते हैं। सिम्बल फाइनर तो सेना की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण करते हैं ये। तो बेसिकली सेना के की भूमिका के आधार पर ही जो संस्कृति है उसको, पॉलिटिकल कल्चर है उसको वर्गीकृत करते हैं। तो पहला है परिपक्व यानी मैच्योर, दूसरा है विकसित यानी डेवलप, फिर तीसरा है निम्न यानी लोअर और सबसे है न्यूनतम स्तर लोएस्ट। कवनद तो ये बेसिकली दो प्रकार की संस्कृति की बात करते हैं। श्रेणीगत जहाँ पर आर्थिक स्थिति योग्यता के आधार पर चीजें होती हैं। दूसरी उप श्रेणीगत तो यहाँ पर अन्य श्रेणियां भी पाई जाती हैं। तीसरा है पीढ़ीगत, यहाँ पर वंश जाति धर्म के आधार पर चीजें होती हैं। और उप पीढ़ीगत में बहुल विभाजन होता है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं तो रोल कल्चर यानी भूमिका संस्कृति की बात कौन करता है? अमंड एवं बारवा करते हैं। स्लीपिंग डॉग थ्योरी तो ये भी अमंड एवं बर्बा की है, स्लीपिंग डॉग थ्योरी। सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट पुटनम देते हैं। सिंबॉलिक कैपिटल या प्रतीकात्मक पूंजी, ये सिंबॉलिक कल्चर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पियरे बोर्दिये ने दिया है। साइलेंट रेवोल्यूशन ये डोनाल्ड इंगलहर्ट का कॉन्सेप्ट है। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड साइड से रिलेटेड है। मेल्टिंग पॉट मॉडल यूएसए में पाया जाता है। सैलेड बाउल मॉडल ये मोज़ेक संस्कृति का उदाहरण है। यहाँ पर ये भारत में पाया जाता है कि बहुत सारे धर्म संस्कृति के लोग, समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, जबकि जो यूएसए में गया वो कहीं ना कहीं यूएसए का ही हो जाता है। भारत में सैलेड बाउल मॉडल पाया जाता है। मोनोलिथिक या एकलवादी जो संस्कृति है इजराइल या सऊदी अरब में पाई जाती है। अराजकता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट अलेक्जेंडर बेंट ने दिया है। समरूपी संस्कृति तो यूएसए एवं पश्चिम यूरोप में पाई जाती है ना, या यूके में भी इसको आप देख सकते हैं। अभिजात वर्ग एवं जन संस्कृति इंडिया में पाई जाती है। सब्जेक्ट कल्चर चीन में पाया जाता है। संकीर्ण या पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर ये उगांडा में पाया जाता है। अब है राजनीतिक संस्कृति एवं समाजीकरण। तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राजनीतिक संस्कृति और समकालीन भारतीय जो राजनीतिक संस्कृति उसको देखते हैं। तो मॉरिस जोन्स 3 भाषाएं 3 मुहावरों को कॉन्सेप्ट देते हैं। 3 आइटम्स की ये बात करते हैं मॉरिस जोन्स। 3 आइटम्स, भारत में 3 आइटम्स क्या है? आधुनिक भाषा है, दूसरा है परंपरागत भाषा और तीसरा है संत सुलभ भाषा। तो पहला है मॉडर्न लैंग्वेज, फिर ट्रेडिशनल लैंग्वेज और फिर है ये सेंट्रली लैंग्वेज। पुस्तक का क्या नाम है? जो मॉरिस जोन्स की पुस्तक है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, 1964 में आती है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। फिर है पार्लियामेंट इन इंडिया। मानर बिनर तो इंडिया 2 पॉलिटिकल कल्चर, भारत में कहते हैं कि भारत में 2 पॉलिटिकल कल्चर है। पहला है अभिजनवादी पॉलिटिकल कल्चर जिसे हम एलिट कल्चर कहते हैं। दूसरा है जनवादी या दूसरा है मास कल्चर। इनका ऐसे है 2 पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया, द इंडियन पैराडॉक्स, ये भी इनकी पुस्तक है मार्जन बीनर की। रिचर्ड ए पार्क परंपरा परिवर्तन की बात करते हैं और ये गोल्डन एज थ्योरी देते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, ये 1979 में आती है। रजनी कोठारी तो ये भारतीय संस्कृति का
अनुभविक अध्ययन ये करते हैं, एम्पिरिकल स्टडी करते हैं भारतीय संस्कृति का। इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में आती है, और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1900 ये भी 70-71 में आती है। भारत की संस्कृति तो ये मिश्रित राजनीतिक संस्कृति है, ऐसा फ्रांसीसी फ्रैंकल बोलते हैं। प्रिज्मेटिक या संपार्श्विक समाज है ये, एप्टोलुरिक्स बोलते हैं। रॉबर्ट एल हार्ग्राइव क्या बोलते हैं, इनकी जो पुस्तक का नाम है नाडार्स ऑफ तमिलनाडु, द पोलिटिकल कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी इन चेंज, ये रॉबर्ट एल हार्ग्रीव की पुस्तक है। अब हम पुस्तक देख लेते हैं। तो सिटीज ऑफ द पेरिस, किंसिप एंड कंसेंट, ये पुस्तक डेनियल अल्जार की है। कंपेरेटिव गवर्नमेंट 1970 में आती है। मेन ऑन हॉर्स बैक 1962 में आती है, ये फाइनर की पुस्तक है। बाउलिंग अलोन और मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क 1993 में रॉबर्ट पुटनम की पुस्तक है। इंगलहर्ट की पुस्तक का क्या नाम है, कल्चरल बैकलैश, ट्रम्प, ब्रेक्जिट एंड अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म। फिर है रोनाल्ड इंगलहर्ट की पुस्तक का क्या नाम है, कल्चर एवोल्यूशन, 2018 में आती है। एडवर्ड साइड ने कल्चर एंड इंपीरियलिज्म पुस्तक लिखी है 1993 में, और कल्चर एंड रेजिस्टेंस भी इन्हीं की पुस्तक है। लेजेंडर मेंबेंड की पुस्तक का क्या है नाम है, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इनकी दूसरी पुस्तक है क्वांटम माइंड एंड सोशल साइंस, 2015 में आती है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये पाई एवं बर्बा की पुस्तक है, 1965 में आती है। और हम राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखेंगे। राजनीतिक विकास उपागम का नाम है, तो संकल्प या सामर्थ्य दृष्टिकोण, इसे हेल्पर्न बोलता है। संस्थागत संयोजना, ये आयन स्टैंड बोलता है। इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऐसा कौन बोलता है, सैमुअल पी हंटिंगटन बोलता है। तो राजनीतिक विकास के साधन कौन कौन से होते हैं, तो राजनेता, राजनीतिक दल, नौकरशाही, सेना एवं मीडिया, ये राजनीतिक विकास के साधन होते हैं। हेलियो जॉब्राइव क्या बोलता है कि राजनीतिक विकास इज इक्वल टू राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थाकरण। हेलियो जॉग्राइव क्या बोलता है, राजनीतिक विकास इज इक्वल टू राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थाकरण। मायरन बिनर क्या बोलता है कि राजनीतिक विकास इज इक्वल टू राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थायन। इविंग राजवीर क्या बोलता है, राजनीतिक विकास इज इक्वल टू राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस औद्योगिकीकरण। पी हंटिंगटन क्या बोलता है कि राजनीतिक विकास इज इक्वल टू राजनीतिक सहभागिता प्लस राजनीतिक संस्थाकरण। फुकुयामा क्या बोलता है, राजनीतिक विकास इज इक्वल टू सशक्त राज्य प्लस विधि का शासन प्लस उत्तरदायी शासन, ये सबसे अलग है। फिर राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थाकरण, ये जॉब्राइव बोलता है। मदन बिनर क्या बोलता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थान, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर है प्रोफेसर, उन्होंने किस देश का अध्ययन किया, तो मायनर बिनर ने इंडिया का अध्ययन किया। लियोनार्ड विंडर ने पाक एवं पाकिस्तान एवं ईरान का किया। ला पलम्बरा ने इटली का किया। जेम्स कॉलमैन ने नाइजीरिया का किया था। डेविड एप्टर ने घाना एवं युगांडा का किया। लुसियन पाई ने म्यांमार का किया। एंडोलोरिक्स ने चीन, थाईलैंड और श्रीलंका का अध्ययन किया। हर्बर्ट फीथ ने इंडोनेशिया का अध्ययन किया। लुसियन पाई तो ये राजनीतिक विकास सिद्धांत के पिता माने जाते हैं। इनकी बुक का नाम है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1966 में आती है। राजनीतिक विकास के 3 संलक्षण होते हैं, समानता यानी इक्वालिटी, दूसरा है क्षमता यानी कैपेसिटी, और फिर तीसरा है डिफरेंशिएशन यानी जिसे हम विभिन्नीकरण कहते हैं। राजनीतिक विकास के 6 संकट बताए इन्होंने। तो पहला है आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसे हम पहचान का संकट कहते हैं। दूसरा है वैधता का संकट यानी लेजिटिमेसी क्राइसिस। फिर है पेनिट्रेशन की क्राइसिस, अंतः प्रवेश का संकट। सहभागिता का संकट यानी पार्टिसिपेशन का संकट। एकीकरण का संकट, इंटीग्रेशन का संकट, और वितरण का संकट, डिस्ट्रीब्यूशन का संकट। ये 6 संकट इन्होंने बताए हैं। फिर है ग्रेबियल आर्मेंट, तो भूमिका विभिन्नीकरण एवं संस्कृति का लौकीकरण का कॉन्सेप्ट देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रोल्स है संस्कृति का, सेकुलराइजेशन ऑफ कल्चर की बात ये करते हैं। राजनीतिक विकास के 3 लक्षण हैं। पहला है संस्कृति का लौकीकरण, दूसरा है उपव्यवस्था स्वायत्तता, तीसरा है भूमिकाओं का विभाजन, ये विभिन्नीकरण। 3 प्रकार की राज्य व्यवस्था होती है अमन एवं पावल के अनुसार। तो आदिम व्यवस्थाएं, दूसरा परंपरागत व्यवस्था है, और तीसरा है आधुनिक व्यवस्था। सैमुअल पी हंटिंगटन, राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का राजनीतिक व्यवस्था द्वारा समाधान है। राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का राजनीतिक व्यवस्था द्वारा समाधान है। 3 अनुक्रमिक अवस्थाएं, पहला है सत्ता की तार्किकता, दूसरा है राजनीतिक प्रकारों में भेदीकरण, और तीसरा है अभिवृद्धि राजनीतिक विकास। फिर राजनीतिक विकास के पतन के कारण, तो राजनीतिक विकास अनुशीलता
ना, ये अगर अनुकूलनशीलता है तो विकास होगा, कट्टरता से पतन हो जाता है, जटिलता विकास का कारण होती है, सरलता कहीं कहीं पतन का कारण बनती है, स्वायत्तता या विकेंद्रीकरण से विकास होता है, पराधीनता या सबऑर्डिनेशन से पतन होता है, एकीकरण इंटीग्रेशन से चीजें अच्छी होती हैं, डिसयूनिटी से चीजें पतन की ओर बढ़ती हैं। हंटिंगटन की राजनीतिक पतन की अवधारणा, तो उनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 में आती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास अलग अलग है, ऐसा मानते हैं कौन? हंटिंगटन। राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास अलग अलग। तर्क की दृष्टि से व्यवस्था स्वतंत्रता से पहले, ऑर्डर इज वेल बिफोर फ्रीडम, पहले ऑर्डर है फिर स्वतंत्रता। फ्रांसिस फुकुयामा हंटिंगटन से प्रभावित रहे हैं। तो विकास के घटक ये क्या बताते हैं? राज्य निर्माण, विधि का शासन और उत्तरदायी शासन। पतन के कारण तो विसंस्थाकरण यानी डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, और दूसरा है पुनर्विरासतीकरण, डेविड एप्टर। तो आधुनिकीकरण को औद्योगिकीकरण व राजनीतिक विकास से अलग बताया। आधुनिकीकरण को औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकीकरण एवं राजनीतिक विकास से अलग बताया है। तो उन्होंने क्रम बताया है बेसिकली विकास का। पहला है विकास होता है, फिर आधुनिकीकरण आता है, उसके बाद औद्योगिकीकरण आता है, फिर आधुनिकीकरण की राजनीति आती है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स राजनीतिक विकास का द्वंद्वात्मक सिद्धांत ये देते हैं। एफ.डब्ल्यू. रिक्स राजनीतिक विकास का द्वंद्वात्मक सिद्धांत देते हैं। विकास फंडा डेवलपमेंट ट्रैप का कॉन्सेप्ट ये देते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक विकास ये संरचनात्मक विभेदीकरण का मेरुदंड है, ऐसा उनका मानना है। हेगल की प्रक्रिया तो हम देखते हैं वाद जिसमें क्षमता है, प्रतिवाद में समानता आती है, और संवाद इस संरचनात्मक विभेदीकरण का स्थिति पैदा हो जाती है। आइजनस्टाइन तो ब्रेकडाउन की अवधारणा देते हैं। राजनीतिक विकास के दो स्तर हैं, पहला है सीमित आधुनिकीकरण, दूसरा है व्यापक या जन आधुनिकीकरण। एडवर्ड सिल्स तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट 1962 में इनकी पुस्तक आती है। संक्रांतिकालीन राज्य व्यवस्थाओं के 5 वर्ग इन्होंने बताए हैं। एक तो लोकतंत्र जिसमें राजनीतिक और अभिभावकीय लोकतंत्र होता है, दूसरा है वर्गतंत्र में आधुनिकीकरण, सर्वाधिकारवाद एवं परंपरागत व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एकल रेखी विकास तो आमंड क्या बोलता है? कल्याण एवं समान हित की राजनीति संदर्भित करता है एकल रेखी विकास को। डब्ल्यू रोस्टोव इसे आर्थिक विकास के चरण के रूप में परिभाषित करता है, और गंस्की इसे राजनीतिक विकास के चरण के रूप में परिभाषित करता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो रोस्टोव है आर्थिक विकास के चरण बताता है और गंस्की राजनीतिक विकास के चरण बताता है। संगठकीय परिवर्तन सिद्धांत ये हंटिंगटन का है। संकट परिवर्तन सिद्धांत आमंड एवं रोस्टोव का है। जटिल परिवर्तन सिद्धांत ये रोनाल्ड डी ब्रूनर, गैरी डी ब्रूवर का है। फिर रिचर्ड सिसन तो ये लिखते हैं द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन इंडियन स्टेट 1972 में पुस्तक आती है। कॉल डॉयस है, पुस्तक का नाम है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट 1963 में आती है, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। शब्दावली तो परिभाषा का संकट या भ्रम लुसियन पाई का शब्दावली है। परिभाषित प्राथमिकताओं की समस्या ये जेबी नेटल की शब्दावली है। विकास का संलक्षण डेवलपमेंट सिंड्रोम लुसियन पाई का कॉन्सेप्ट है। भूमिका विभिन्नीकरण एवं संस्कृति का लौकीकरण आमंड की बेसिकली शब्दावली है। विकास फंदा एफ.डब्ल्यू. रिक्स से रिलेटेड है। ब्रेक डाउन आइजनस्टाइन से रिलेटेड है। पॉलिटिकल डिके ये एमएलपी हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट है। गैप हाइपोथेसिस भी एमएलपी हंटिंगटन से ही रिलेटेड है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने 5 राजनीतिक विकास पर ग्रंथ लिखे हैं। तो इसमें लुसियन पाई का जो ग्रंथ है वो है कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963 में आता है। ला कोलंबरा का है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963 में आता है। कॉलमैन का है एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में आता है। लुसियन पाई एवं सिडनी वर्मा का है पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट 1965 में। और ला कोलंबरा एवं मनल बिनर का है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में ये पुस्तक आती है। मनल बिनर की एक और पुस्तक है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया 1957 में आती है। फिर है पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी 1962 में। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968 में। सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी ये इन्होंने देते हैं, और ये पुस्तक भी है उनकी 1978 में आती है। आइजनस्टाइन तो ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1966 में उनकी पुस्तक आती है। फिर है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डब्ल्यू रोस्टोव की पुस्तक है। द स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये ऑर्गेन्सी से रिलेटेड है। कम्युनिस्ट है राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसका प्रतिपादन किसने किया है? एच हाइमन ने 1959 में। बुक का क्या नाम है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आई स्टडी इन द साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर 1959 में ये पुस्तक आती है। राजनीतिक विकास तो राजनीतिक विकास से हम राजनीतिक समाजीकरण की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। फिर है जो राजनीतिक पर संस्कृति ग्रहण, ये एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है।
जब हम दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं या संस्कृति को अपनाते हैं किसी भी संस्कृति को, तो समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जबकि राजनीतिक सामाजिकरणी मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अमन पावल क्या बोलते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है या क्रमिक रूप से बदला जाता है, वही है क्या, राजनीतिक सामाजिकरण। अमन डांगे बोलते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया ये पार्सन से ही बेसिकली उधार लेते हैं या पार्सन से ही ये बारो करते हैं। संतुलन परक शैली तो, और दूसरा है असंतुलन परक या पिछड़ी शैली। संतुलन परक शैली होती है ना, ये यूनिवर्सल होती है, स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है, उपलब्धि प्रधान होती है, अचीवमेंट ओरिएंटेड होती है, और ये यूरोपीय देश या यूएसए जैसे लोगों या यूएसए जैसे देशों की ये संस्कृति होती है। बहुत दक्षता होती है ना, अफेक्टिव, न्यूट्रल, इंस्ट्रूमेंटल होती है, ये समुदाय उन्मुखी होती है यानी कलेक्टिव ओरिएंटेड होती है। जबकि असंतुलित या पिछड़ी शैली जो थर्ड वर्ल्ड के देशों की ये संस्कृति होती है, एकनिष्ठ होती है, पर्टिकुलर होती है, डिफ्यूज होती है, अस्क्राइब्ड होती है, अफेक्टिव होती है और सेल्फ ओरिएंटेड होती है। राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले तत्व तो समरूपी या समजातीय संस्कृति ये यूके, यूएस, जापान और पश्चिम यूरोप में पाई जाती है। विजातीय या असम रूपी जो संस्कृति है पिछड़े तानाशाही परंपरागत देशों में पाई जाती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति से निर्धारण तो अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ब्रिटेन में अमीर लोग कंजर्वेटिव पार्टी को निर्धारित या उसको सपोर्ट करते हैं, तो यही है। तमिलनाडु में पुरुष जो वोट है ये डीएमके को जाता है, जबकि महिला वोट है एआईडीएमके को जाता है, चाहे उसमें जयललिता का फैक्टर हो या जो भी हो, ये है। राजनीतिक सामाजिकरण के प्रमुख अभिकर्ता तो परिवार, एजेंट कौन कौन से हैं राजनीतिक सामाजिकरण के, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, तो परिवार है, शैक्षणिक संस्थान है, समवयस्क समूह है, फिर जनसंचार माध्यम एवं सोशल मीडिया, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, प्रतीक जैसे 15 अगस्त, गांधी जयंती, आम चुनाव, ये सब। राजनीतिक सामाजिकरण की विशेषताएं तो पहला है यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यह सीखने या सिखाने की क्रिया है। तीसरा है राजनीतिक सहभागिता द्वारा मापा जा सकता है इसको। राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व में घनिष्ठ संबंध है बेसिकली। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया धीमी, क्रमिक एवं अदृश्य है, यह व्यक्ति की ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक सामाजिकरण के संदर्भ में प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की जाती है। इसने किसने की है, अमंड एवं बर्वा ने की है। राजनीतिक सामाजिकरण के संदर्भ में प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा किसने की है, आमंड एवं सिडनी बर्वा ने की है। पावर ऑफ पावरलेस ये पुस्तक वैक्लेव हावेल की है, 1978 में आती है। कम्युनिस्ट है नौकरशाही उपभाग, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नौकरशाही शब्द का प्रथम बार प्रयोग विंसेंट डी गोर्ने ने 1745 में किया था। नौकरशाही का आदर्श प्रकार से संपूर्ण अध्ययन किया है मैक्स वेबर ने किया है। नौकरशाही पर विचार विभिन्न विचारक हैं। मैक्स वेबर ये जर्मनी के थे, 1864 से 1920 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा। नौकरशाही एवं पूंजीवादी राष्ट्रीयता का सेंट पॉल इन्हें कहा जाता है। आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की चर्चा कहते हैं। आयरन केज लॉ पिजरे की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को ये आयरन केज की भांति मानते हैं। सत्ता का त्रिवर्गीय वर्गीकरण करते हैं। सत्ता का त्रिवर्गीय वर्गीकरण में पहला है पारंपरिक सत्ता जिसे हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं, दूसरा है करिश्माई सत्ता जिसे हम करिज्मेटिक अथॉरिटी कहते हैं, और तीसरा है वैधानिक तार्किक सत्ता जिसे हम लीगल रेशनल अथॉरिटी कहते हैं। वेबर के नौकरशाही मॉडल या वेबेरियन मॉडल की विशेषता क्या है, तो ये सम विभाजन पर आधारित है, पद सोपान इसमें देखने को मिलता है, नियमों से संचालित है, अवैयक्तिकता इसमें पाई जाती है यानी इम्पर्सनालिटी पाई जाती है, स्वतंत्र अनुबंध देखने को मिलते हैं, योग्यता आधारित भर्ती होती है, आजीवन व्यवसाय के रूप में ब्यूरोक्रेसी को हम अपनाते हैं। वेबर का नौकरशाही का यह आइडल मॉडल है जो कहीं देखने को नहीं मिलता है। संपूर्ण महत्वपूर्ण लेख है पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी। फिर है एफ.एम. मार्क्स, ये जर्मन अमेरिकन बेसिकली विचारक हैं, 1900 से 1969 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा। इन्होंने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है अभिभावक नौकरशाही, अभिभावक गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। फिर है संरक्षक नौकरशाही जिसे हम पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। फिर जाति नौकरशाही होती है, क्लास ब्यूरोक्रेसी। उसे योग्यता आधारित मेरिट बेस्ड नौकरशाही। एंथनी डाउन्स अमेरिका के हैं बेसिकली, इन्होंने नौकरशाही के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है क्लाइंबर जिसे लता कह सकते हैं, फिर है कंजर्वर संरक्षक, फिर है कट्टरपंथी जिलोट्स अधिवक्ता यानी एडवोकेट्स, और राजमर्मक यानी स्टेट्समैन। ऑसबॉर्न एवं गैबलर, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है, सिविल सर्विसेज। बेसिकली एक स्टेटमेंट देते हैं कि सिविल सर्विस इज द स्टीयर टू रो, तत्पर है सरकारी सेवक नीति निर्माण में भूमिका निभाए ना कि क्रियान्वयन में। तो
सिविल सर्विसेज इज टू स्टीयर नॉट टू रो। तत्पर क्या है कि जो सिविल सरकारी सेवक हैं वो नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, ना कि क्रियान्वयन में। अतः नौकरशाही का आकार घटाया जाए। नौकरशाही की आलोचना तो माइकल क्रोजियर क्या बोलते हैं कि अपनी गलतियों से सबक नहीं लेती बल्कि दोहराती है। रैमजे म्योर का कहते हैं कि यह फ्रैंकलिन के दैत्य की तरह है जो अपने मालिक को ही खा जाना चाहती है। रॉबर्ट के मार्टिन, नौकरशाही सत्ताधारी सेवक व इसमें प्रशिक्षित अयोग्य लोग आते हैं, ऐसा ये बोलती है। कार्ल मार्क्स, नौकरशाही अपनी संपूर्णता में हित विशेषों का समूह। प्रशासनिक अयोग्यता कॉन्सेप्ट रॉबर्ट के मर्टन का है। व्यवसायिक विकृति कॉन्सेप्ट बर्नार्ड का है। बर्टन रसल ने निषेधात्मक मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया है। थॉमस कार्लाइल ये महाद्वीपीय कंटक की बात करते हैं। नवीन निरंकुशता नौकरशाही को बोलते हैं। लॉर्ड हेवर्ट डेवी ने व्यवसायिक मनता संताप की बात की है। मैक्स वेबर लॉ के पिंजरा आयरन केज मानते हैं ब्यूरोक्रेसी को। विक्टर थॉमसन ब्यूरोपैथोलॉजी शब्द का उपयोग करते हैं। राल्फ मिलीबैंड रूढ़िवादी शक्तिगुट मानते हैं ब्यूरोक्रेसी को। मिलोवान जिलास इसे न्यू क्लास की संज्ञा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर ने इसकी 3 प्रकृति बताई है: स्वस्थिरता, स्वविस्तार एवं अधिक शक्ति की मांग। प्रतिबद्ध नौकरशाही अमेरिका में देखने को मिलती है। केंद्रीकृत नौकरशाही चीन में देखने को मिलती है और तटस्थ नौकरशाही ब्रिटेन, भारत और जापान में देखने को मिलती है। भारत में अगर देखा जाए तो प्रतिनिधिक नौकरशाही रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी पंडित नेहरू के काल में थी। प्रतिबद्ध नौकरशाही कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इंदिरा गांधी के काल में थी। तटस्थ नौकरशाही मोरारजी देसाई के टाइम पे थी। समाज कल्याण आधारित जो नौकरशाही है ये बीपी सिंह के समय थी। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कोलन एंड इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी ये पुस्तक एफ.एम. मार्क्स की है। अब हम पब्लिक पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नीति विज्ञान की धारणा हेराल्ड डी लासवेल ने दी थी। पॉलिसी साइंस इनकी पुस्तक थी जो कि 1951 में आती है। नीति लोक नीति के प्रकार तो पहला है सारवान या तात्विक नीति, शिक्षा नीति, पर्यावरण नीति, रोजगार नीति, ये सब तात्विक नीति होती हैं, कोर पॉलिसीज होती हैं। फिर संगठक नीति, तो इसमें विदेश नीति, सुरक्षा नीति, संगठक नीति। वितरणात्मक नीति जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी कहते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान, पौन शिक्षा, खाद्य कार्यक्रम, टीकाकरण इत्यादि है। पुनर्वितरणात्मक नीति इसमें भूमि सुधार, परमिट, व्यापार, आरक्षण इत्यादि आता है। नियामकीय नीति रेगुलेटिव जो पॉलिसी होती हैं, तो इसमें बीमा, लाइसेंस, परमिट, व्यापार, परिवहन इत्यादि आता है। क्षेत्रक नीति में कृषि नीति, महिला श्रम, निःशक्त जन नीति एवं बाल श्रम आदि आता है। पीटर ऑडिगार्ड क्या बोलते हैं कि नीति तथा प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं। नीति तथा प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। लोक नीति निर्माण तो इसके 4 तत्व हैं, अर्थात इसे हम 4 आई से परिभाषित कर सकते हैं। बैली ऐसा बोलते हैं। पहला आई है आइडियाज, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है इंस्टीट्यूशन, चौथा है इंडिविजुअल। लोकनीति का सर्वोच्च क्षेत्र क्या है? संविधान है। लोकनीति के चरण तो पहला है समस्या की पहचान, दूसरा है एजेंडा का निर्धारण, तीसरा है नीति का अंगीकरण, फिर नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन विश्लेषण। ये नीति निर्माण के चरण है। लोक नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के प्रतिमान तो संस्थानिक प्रतिमान कार्ल जे फेडरिक का कॉन्सेप्ट है सांस्थानिक प्रतिमान। नव सांस्थानिक प्रतिमान ये थियोडोर लेवी, ग्रेन्स फ्रैंकलिन एवं माइकल हेज का है। प्रक्रिया प्रतिमान चार्ल्स ओ जोन्स का है। अभिजात वर्ग प्रतिमान ये सी राइट मिल्स का है। समूह प्रतिमान ये आर्थर बेंटले, डेविड रोमैन और अर्ल लेथम का है। क्रीड़ा प्रतिमान ये जॉन वान न्यूमैन का है और विधिपरक मॉडल ये चार्ल्स ई लिंडब्लॉम का है। व्यवस्था प्रतिमान ये डेविड हिस्टन का है। तार्किक चयन प्रक्रिया ये जेम्स बुचानन, केनेथ एसे और स्टॉर्म एवं निस्केनन का है। तार्किक प्रतिमान ये वाइटरोर का है। कूड़ादान प्रतिमान ये माइकल कोहेन एवं मार्च एवं आल्सन का है। थ्योरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग एज पब्लिक पॉलिसी मेकिंग तो रेशनल चॉइस या रेशनल एक्टर मॉडल ये वर्जीनिया स्कूल से रिलेटेड है, यूएसए से। नव दक्षिणपंथी भी इस मॉडल को स्वीकार करते हैं। इसमें एंथोनी डाउन्स इसके महत्वपूर्ण समर्थक हैं। विधिपरक इंक्रीमेंटल मॉडल ये चार्ल्स लिंडब्लॉम एवं डेविड ब्रेथब्रुक का है। तो ये डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म कहते हैं बेसिकली, असंबद्ध वृद्धि मॉडल इसको कहते हैं। लिंडब्लॉम की जो पुस्तक है साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, तो बेसिकली इसको इन्होंने क्या कहा है? साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू कहा है। नौकरशाही संगठन मॉडल वो ये किससे रिलेटेड है? ग्राहम एलिसन से रिलेटेड है। 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के संदर्भ में ये मॉडल का विकास किया गया, नौकरशाही संगठन मॉडल। तार्किक चयन मॉडल एवं वृद्धिशील मॉडल ये ब्लैक बॉक्स मॉडल हम इसे कह सकते हैं, ब्लैक बॉक्स मॉडल। सिस्टम थ्योरी को भी
ब्लैक बॉक्स मॉडल ही कहा जाता है। विश्वास प्रणाली मॉडल तो विश्वासों में विचारधारा की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। मिक्स्ड स्कैनिंग का विचार अमिताई एजोनी ने दिया था, अमिताई एटेजियोनी ने दिया था। मिक्स्ड स्कैनिंग का मॉडल। बाउंडेड रेशनैलिटी का विचार हरमन साइमन ने दिया था। फिर है लोक नीतियां तो समूहों के संघर्ष का परिणाम है। ड्रोर बेसिकली नीति मुख्य कार्यवाही के लिए सामान्य दिशा निर्देश, नीति मुख्य कार्यवाही के लिए सामान्य दिशा निर्देश ऐसा बोलते हैं। वुडरो विल्सन तो नीति निर्माण एक राजनीतिक कार्य है जबकि प्रशासन का संबंध नीति के क्रियान्वयन से। डेनियल लर्नर ये 3 प्रकार के मूल्यांकन की बात करते हैं। पहला है प्रक्रिया मूल्यांकन, दूसरा है प्रभाव मूल्यांकन और तीसरा है समग्र मूल्यांकन। शासन, सुशासन एवं लोकतंत्री शासन। तो शासन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संचालन अथवा नीति निर्णय। शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है? जो गवर्नेंस होती है, शासन होता है किसी सरकार के गठन को उस देश का शासन कहा जाता है, जबकि सरकार द्वारा किए गए निर्णय को लागू करना प्रशासन का कार्य है। शासन किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है जबकि प्रशासन में कई संस्थाओं का योगदान होता है। शासन नीति का निर्धारण करता है जबकि प्रशासन शासन द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का अनुकरण करता है या उन्हें एग्जीक्यूट करता है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है जबकि प्रशासन शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1997 में क्या बोलता है कि सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्राधिकार के अभ्यास के रूप में शासन को ये परिभाषित करते हैं। सरकार एवं शासन में क्या अंतर है? तो गवर्नमेंट ये सरकार साधन है, जो शासन ये साध्य है। सरकार राज्य की संस्थाओं, कानून एवं प्रशासन का एक सम्मिलित औपचारिक ढांचा होता है। शासन सरकार की गत्यात्मक प्रक्रिया एवं उसका परिणाम है। सरकार नीति निर्माण का कार्य करती है। शासन सामूहिक निर्णय निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। तो सरकार नीति निर्माण का कार्य करती है जो शासन के अंतर्गत आता है, जबकि शासन सामूहिक निर्णय निर्माण व नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। शासन के हितधारक तो इसमें राज्य है, बाजार है, नागरिक समाज। सुशासन, गुड गवर्नेंस तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व महासचिव कॉफी अन्नान ने, इनका टाइम पीरियड कब से रहा? 1997 से 2006 के बीच में। सुशासन एकमात्र प्रभावी तरीका है जिसके माध्यम से गरीबी घटाई जा सकती है और विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्लेटो सुशासन का अर्थ क्या बोलता है? न्याय पर आधारित शासन को ये सुशासन बोलता है। आधुनिक युग में ओसबोर्न एवं गैबलर की ऐतिहासिक रचना रीइन्वेंटिंग गवर्नेंस अवधारणा की घोषणा बेसिकली ये करती है। फिर 1993 में अल्गोर कमेटी यूएसए ने बनाई गुड गवर्नेंस की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो गुड गवर्नेंस के स्थान पर ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। सुशासन की अवधारणा, तो सुशासन की अवधारणा को हम टेप मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। टी से मतलब ट्रांसपेरेंट है, ए से मतलब अकाउंटेबल, फिर है पेपरलेस और इलेक्ट्रॉनिक, तो टेप मैनेजमेंट से रिलेटेड है। भारत में शासन के आयाम तो 5 आयाम है। पहला है राजनीतिक आयाम, दूसरा है विधिक और न्यायिक आयाम, तीसरा है प्रशासनिक आयाम, चौथा है आर्थिक आयाम और 5वां है सामाजिक एवं पर्यावरण पर आधारित आयाम। 1996 में भारत सरकार ने नागरिक अधिकार पत्र का निर्माण कार्य किया। 1992 में विकेंद्रीकरण एवं जन भागीदारी के माध्यम से जो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन है, ये विकेंद्रीकरण एवं जन भागीदारी की बात करता है। 2005 में सूचना का अधिकार आया। 2005 में ही घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आता है। 2005 में लोक प्रशासन प्रणाली पुनर्संरचना राज्य प्रशासनिक आयोग आता है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन अर्थ क्या है? नागरिक अनुकूल एवं उत्तरदायी शासन होना चाहिए। 1969 में पत्रिका का प्रकाशन होता है। 2005 में पहली ई बुक प्रकाशित होती है और 2017 में त्रैमासिक पत्रिका आने लगती है अधिकतम शासन से रिलेटेड। राष्ट्रीय सूचना केंद्र तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली शाखा कार्यालय में है ना, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और शाखा कार्यालय मसूरी में है। राष्ट्रीय शासन केंद्र का 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लवासना की स्थापना होती है। सुशासन के लिए बाधाएं हैं, तो पहला है नागरिक केंद्रित प्रशासन। सुशासन की 5 समस्याएं, 5 बाधाएं हैं। बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिपोर्ट थी ARC की। बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो लोक सेवकों की आवृत्ति मूलक समस्याएं, दूसरा उत्तरदायित्व का अभाव, तीसरा है लाल फीताशाही, चौथा है नागरिकों में अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का निम्नतर स्तर, कानूनों एवं नियमों का अप्रभावी क्रियान्वयन, ये सब कमियां हैं। सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो इसका सुशासन दिवस की शुरुआत 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2019 से
सूचकांक जारी होता है। तो इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला बड़े राज्य, दूसरा है उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्य और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश। आजादी का अमृत महोत्सव भारत 75वें वर्ष में नए कदम कौन कौन से उठाए गए? तो पहला प्रशासन गांव की ओर अभियान, सुशासन प्रथाओं पर प्रदर्शनी का आयोजन, फिर है मिशन कर्मयोगी आगे की राह, शासन सप्ताह पोर्टल लॉन्च किया गया। शासन पर जो लिखी गई पुस्तकें हैं तो कास्केडिंग गुड गवर्नेंस, ये है ईवा पोलवाहा की एवं मोना लुसेंडल की। द इंटेलिजेंट पर्सन गाइड टू गुड गवर्नेंस, ये सुरेंद्र मुंशी की पुस्तक है। फिर है रीथिंकिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस, ये माइकल क्रोजियर की पुस्तक है। ई शासन नेतृत्व एवं नागरिक प्रशासन बीके त्रिपाठी की पुस्तक है। इंडिया एबली सर्व्ड अ गुड गवर्नेंस स्टोरी प्रसन्न कुमार होता की पुस्तक है। फिर लोकतांत्रिक शासन होता है उसके तत्व है। पहला है सामूहिक जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुमत नियम, राजनीतिक समानता और जनभागीदारी के लोकतांत्रिक शासन के तत्व होते हैं। लोकतांत्रिक शासन के उपकरण तो आरंभ या इनिशिएशन, दूसरा है लोक निर्णय या जनमत संग्रह और तीसरा है प्रत्यावर्तन या प्लेबिसाइड। नागरिक समाज की भूमिका तो हेगल नागरिक समाज को राज्य से अलग एवं भिन्न मानता है। ये 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स ने इसे आगे बढ़ाया। नागरिक समाज को गैर राज्य संस्थाएं हैं, ये बेसिकली समाज का विशाल क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है और एक संगठित समाज की अवधारणा को दर्शाते हैं। राजनीतिक समाज से हम सिविल सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो सिविल सोसाइटी है ये परिवार नहीं है, ना ये राजनीतिक समाज है, ये दोनों के बीच की कहीं घटना है, दोनों के बीच ये निवास करता है, दोनों के बीच ये लाई करता है। राजेश टंडन नागरिक समाज 5 वर्ग में ये परिभाषित करते हैं। पहला परंपरागत साधन, परंपरागत संगठन, तो इसमें जाति कुल जाति पर आधारित होता है। ये धार्मिक संगठन रामकृष्ण मिशन इस्लामिक संस्थान पर आधारित है। सामाजिक आंदोलन, ये सामाजिक सुधार, पर्यावरण बचाओ, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। संस्था सशस्त्र संगठन, ये मजदूर संगठन, वकील संगठन पर रिलेटेड है। मध्यवर्ती संगठन बाल मुक्ति के लिए क्राई एवं अवार्ड जो संगठन है। प्रमुख नागरिक समाज के उदाहरण तो पहला है ग्लोबल सिविल सोसाइटी में एमएनसीज आती हैं, एमएनसी विरोधी और वैश्वीकरण विरोधी जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड सोशल फोरम, ये वैश्विक नागरिक समाज है। नव सामाजिक आंदोलन भी इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी का है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर का है। चिपको आंदोलन ये सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड है। जन लोकपाल बिल अन्ना हजारे से रिलेटेड है। फिर पर्यावरण बचाओ आंदोलन, नारी अधिकार, साइलेंट वैली मूवमेंट है ना, अगाथा कुमारी केरल से थी, ये सब इनसे रिलेटेड मूवमेंट है। एनजीओ जो महत्वपूर्ण है गैर सरकारी संगठन, उसमें ग्रीन पीस है, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ है, वन नेचर है और WWF है। मानवाधिकार से जुड़े जो एनजीओ हैं तो उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये JP नारायण द्वारा स्थापित किया गया। एशिया वॉच बेसिकली इनसे रिलेटेड था, ये JP नारायण से, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। ICAN परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार मुक्ति हेतु था। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब नेक्स्ट है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। नागरिक समाज के विकास के ऐतिहासिक रूप से 3 महत्वपूर्ण थिंकर्स महत्वपूर्ण, जैसे जॉन लॉक है, फिर है हेगल है, वाणिज्य समाज के स्कॉटिश सिद्धांतकार। तो जॉन लॉक वाणिज्य समाज के स्कॉटिश सिद्धांतकार एवं हेगल इसमें महत्वपूर्ण है। शब्दावली तो बेसिकली हेगल ने सिविल सोसाइटी को जरूरतों की व्यवस्था कहा है, सिस्टम ऑफ नीड्स कहा है, इसे सेल्फ असर्शन का दायरा कहा है, स्वनिश्चयन का दायरा कहा है, स्वहित की साधना कहा है, सेल्फ इंटरेस्ट की साधना कहा है। अरस्तु ने इसे पॉलिटिकल काइनोनिया से संदर्भित किया है। टॉकविले इसे मध्यवर्ती स्वैच्छिक सहचर्य बोलता है, लोकतंत्र की पाठशाला बोलता है और स्वतंत्र आंख की तरह इसको परिभाषित करता है। माइकल वाल्जर सिविल सोसाइटी को विन्यासों का विन्यास बोलता है, साहचर्य आधारित नेटवर्क बोलता है और आलोचनात्मक साहचर्यवाद का बेसिकली ये बताता है। ये जो लुई अल्थूजर है, ये इसे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस या रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस से संदर्भित करता है। हैबरमास ये पब्लिक स्फीयर यानी राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र की बात करता है। रॉबर्ट पुटनम सोशल कैपिटल की बात करता है, सामाजिक पूंजी की बात करता है। परंपराओं के आधुनिकीकरण का कॉन्सेप्ट रुडोल्फ से संदर्भित है। बोलिंग अलोन ये भी रॉबर्ट पुटनम का है। साहचर्य यानी लोकतंत्र की पाठशाला टॉकविले बोलता है। लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही टॉकविले बोलता है। स्वैच्छिक साहचर्य ये पॉल हस्ट बोलता है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मैरी कॉल्डोर एवं जॉन कीन से रिलेटेड है। अम्ब्रेला मूवमेंट हांगकांग ये लोकतंत्र के लिए था।
शाहबाग आंदोलन बांग्लादेश से रिलेटेड है। येलो वेस्ट मूवमेंट फ्रांस से रिलेटेड है। मीटू मूवमेंट ये महिला देश शोषण के खिलाफ था। ये वेस्टर्न केप मूवमेंट ये केप टाउन से में था, दक्षिण अफ्रीका से। अब जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तो राइट्स ऑफ मैन 1791 में थॉमस पेन की पुस्तक है। एसे ऑन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी 1767 में एडम्स फर्ग्यूसन की पुस्तक है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में अलेक्स डी टॉकबिले की पुस्तक है। स्पीयर ऑफ जस्टिस 1983 में माइकल बाल्जर की पुस्तक है। ऑन द जूइश क्वेश्चन मार्क्स की पुस्तक है। मॉडर्न प्रिंस ये एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक है। द प्रिजन नोटबुक एंटोनियो ग्राम्सी की है। फॉर मार्क्स 1965 में लुई अल्थुजर की पुस्तक है। लेजिस्लेशन क्राइसिस 1975 में हेबरमास की पुस्तक है। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स हेबरमास की पुस्तक है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर भी हेबरमास की पुस्तक है। वन डायमेंशनल मैन 1964 में आती है हार्वर्ड मार्क्यूजे की पुस्तक है। मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी 1983 में आती है, डेविड हेल्ड की है। एसोसिएटिव डेमोक्रेसी 1994 में आती है, पॉल हस्ट की पुस्तक है। सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1992 में पुस्तक आती है, कोहेन की पुस्तक है ये। नीरा चंडोक ने स्टेट एंड सिविल सोसाइटी पुस्तक लिखी है। फिर है सिटीजनशिप स्टेट एंड सिविल सोसाइटी 1995 में पुस्तक आती है, आंद्रे बेते की पुस्तक है। रजनी कोठारी की है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वाइवल। रॉबर्ट पुटनम की है बॉलिंग अलोन। हम लोग उपनिवेशवाद एवं बी उपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की एक विशेष अभिव्यक्ति है। परिभाषा तो पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों ने कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की खपत के लिए नए बाजारों की खोज आरंभ कर दी। इस खोज ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी जो देश हैं पर आधिपत्य स्थापित करने की बात करी। हमजा अलवी तो ये उपनिवेशवाद को औपनिवेशिक पूंजीवाद कहते हैं। हमजा अलवा या हमजा अलवी ये उपनिवेशवाद को औपनिवेशिक पूंजीवाद कहते हैं। दादा भाई नौरोजी अब्बाह का सिद्धांत देते हैं। उपनिवेशवाद के प्रकार तो इसमें सेटलर कॉलोनियलिज्म में बस्ती उपनिवेशवाद, इसका कॉन्सेप्ट पैट्रिक वोल्फ देता है। सरोगेट कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट स्कॉट एट्रॉन देता है। इंटरनल कॉलोनियलिज्म को जो कॉन्सेप्ट है ये रॉबर्ट ब्लानर एवं कासनोवा देते हैं। एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट भारत एवं वियतनाम से रिलेटेड है। प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म दक्षिण कैरोलिना एवं जॉर्जिया से रिलेटेड। नव उपनिवेशवाद ये वानाइना क्रूमा बेसिकली इसकी चर्चा करते हैं, गाना की पूर्व हेड ऑफ स्टेट थे। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद कल्चरल कॉलोनियलिज्म की बात मिशेल फूको, डेरिडा, एडवर्ड साइड एवं रुडयार्ड किपलिंग करते हैं। कल्चरल हेजेमनी या आइडियोलॉजिकल हेजेमनी ये ग्राम्सी कॉन्सेप्ट है। उत्तर उपनिवेशवादी व्यवस्था एडवर्ड साइड ने इसकी चर्चा की है। कल्चरल शॉक ये जोसेफ स्टिग्लिट्स का कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक प्रज्ञा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पी हंटिंगटन की पुस्तक है या उनका जो कॉन्सेप्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट नॉम चॉम्स्की इसकी बात करता है। जिहाद वर्सेस मैकवर्ड ये बेंजामिन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मैकडोनाल्डाइजेशन ये रॉबर्ट रिडजर इसकी बात करता है। जोसेफ नाई ये नरम साम्राज्यवाद सॉफ्ट या उसे मखमली होना या सॉफ्ट इंपीरियलिज्म की बात करता है। सॉफ्ट पावर जो कॉन्सेप्ट है ये भी जोसेफ नाई से रिलेटेड है। उत्तर उपनिवेशवादी तो होमी के बाबा हैं, इन द सेंस की उसकी अवधारणा देते हैं। उनकी पुस्तक है द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994 में आती है। और दूसरी है द ब्लैक सर्वेंट एंड डार्क प्रिंसेस। थर्ड स्पेस की अवधारणा ये होमी के भावा से रिलेटेड है। थर्ड स्पेस की अवधारणा। उपनिवेशवाद की प्रथम लहर वाणिज्यवाद के रूप में आई और दूसरी लहर ये औद्योगिक क्रांति एवं पूंजीवाद की लहर थी। पार्मर एवं पर्किंसन क्या बोलते हैं, एशिया के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का को ये एशिया का विद्रोह कहते हैं बेसिकली। मुख्य विचार तो हिंसा की एक प्रणाली के रूप में उपनिवेशवाद फ्रेंच फैनन से रिलेटेड है। आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना के रूप में उपनिवेशवाद बनाना क्रोमा से रिलेटेड है। प्राच्यवाद एवं अन्यता के तरीके के रूप में उपनिवेशवाद एडवर्ड साइड से रिलेटेड है। एक बौद्धिक आदत के रूप में यूरोसेंट्रिसिज्म अमीन एवं वालस्टीन का कॉन्सेप्ट है। फिर है उपनिवेशवाद की सामाजिक स्थिति के रूप में सबाल्टन, ये ग्राम्सी, रंजीत गुहा ऐसा बोलते हैं। व्यापक ऐतिहासिक संरचना के रूप में जो बेसिकली उपनिवेशवाद है इसमें एनरिक डसेल, एनिबल क्विज, वाल्टर मिग्नोमो और मारिया लूनो इसकी बात करते हैं। बॉर्डर थिंकिंग उपनिवेशवाद ये ग्लोरिया अजल डुआ का कॉन्सेप्ट। अब बुक्स तो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका ये पुस्तक है थॉमस पकेनहैम की। हार्ट ऑफ डार्कनेस ये जोसेफ कोनार्ड की पुस्तक है। द एज ऑफ एम्पायर्स 1875 टू 1914 ये एरिक हॉब्सबॉम की पुस्तक है। कॉलोनियलिज्म एंड कल्चर निकोलस डिकर्स की पुस्तक है। द व्हाइट मैन बर्डन रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक है।
फिर है द सॉक डॉक्ट्रिन, द राइज ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म, नौमी क्लेम की पुस्तक है। फिर है नेकेड इंपीरियलिज्म, जॉन बेलामी फोस्टर की पुस्तक है। हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, वाल्टर प्रोडनी की पुस्तक है। सरोगेट कॉलोनियलिज्म ऑफ पैलेस्टीन, ये स्कॉट एट्रम की पुस्तक है। फिर है इंटरनल कॉलोनियलिज्म एंड नेशनल डेवलपमेंट, पाब्लो गोजालेक कैसोनी की पुस्तक है। डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म, आमे सीजर की पुस्तक है। अब इसमें हम लोग विकास एवं अल्प विकास एवं निर्भरता सिद्धांत को देखेंगे। थर्ड वर्ड शब्दावली का प्रयोग अल्फ्रेड सोबी ने पहली बार किया। विकास का अर्थ क्या होता है? सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति है तो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग। विकास का सीमित अर्थ है क्वांटिटी ऑफ लाइफ, जबकि व्यापक अर्थ है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सामाजिक विकास, तो इसमें अवधारणा किसने दी है? तो अगस्त काम्टे, सन हेनरी मैन, टानिज एवं दुर्खीम ने दी है। पर्यावरणीय विकास, इसमें क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आती है, लिमिट ऑफ ग्रोथ, 1972 में आई थी। ब्रुटलैंड कमीशन, ये 1987 में आता है। पर्यावरण एवं विकास संबंधी विश्व आयोग था ये। सतत विकास का सिद्धांत ये समुदाय आधारित है। सतत विकास का कॉन्सेप्ट ये अल्नार ऑस्ट्रॉम ने दिया है। पर्यावरणीय जाति भेद, ये वंदना शिवा से रिलेटेड है। पर्यावरणीय विकास के प्रयास, तो स्कॉट होम सम्मेलन होता है 1972 में, यहाँ से यूएनईपी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। फिर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, एजेंडा 21 यहाँ से निकल के आता है। साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेवारी का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आता है। यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से निकल के आता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की स्थापना भी होती है। 1997 में क्योटो सम्मेलन है ना, क्योटो प्रोटोकॉल होता है, क्योटो सम्मेलन होता है, COP3 बेसिकली था। इसमें ग्लोबल वार्मिंग एवं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में चर्चा की गई थी। जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 में होता है, सतत विकास संबंधित था ये। आर्थिक विकास के सिद्धांत, तो वाणिज्यवाद ये कालवर्टवाद भी इसे कहा जाता है। उदारवादी दृष्टिकोण में लॉक, स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, J.S. मिल आते हैं। आधुनिक एवं समकालीन विचारक, तो इसमें शुम्पीटर, कीन्स, रोडान ये सब आते हैं। नवप्रवर्तनवादी सिद्धांत शुम्पीटर का है। बिजनेस साइकिल सिद्धांत भी इससे रिलेटेड है। विकास का त्रिकोण सिद्धांत कीन्स का है। त्रिकोण में कौन कौन आते हैं? रोजगार, उत्पादन एवं मांग। बड़े धक्के, बिग पुश का सिद्धांत ये रोजेस्टीन डॉडान का है। ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, नियोजित विनियोग की बात करते हैं। आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत डब्ल्यू रोस्टोव का है। आर्थिक वृद्धि के चरण एवं अवस्थाएं बताता है। समाजवादी मॉडल, तो इसमें फेबियनवादी, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, मार्क्सवादी मॉडल आता है। मिश्रित मॉडल, तो ये भारत, निजी अर्थव्यवस्था प्लस सार्वजनिक सिद्धांत से रिलेटेड है, सार्वजनिक नियंत्रण की बात करता है। गांधीवादी मॉडल, तो ये नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान पर बल देता है। अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट, तो मुख्यतः लैटिन अमेरिका से संबंधित है ये मॉडल। अल्प विकास का कारण क्या है? निर्भरता मूल कारण है। नव साम्राज्यवाद ये सतही कारण है। फिर है पृष्ठभूमि, तो इसमें इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ लैटिन अमेरिका की स्थापना की जाती है 1962 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? राउल प्रेविस्क, इसके अध्यक्ष थे राउल प्रेविस्क। निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतकार हैं राउल प्रेविस्क हैं, एजी फ्रैंक हैं, कार्डोसो हैं, दास सेंटोस हैं, वालरस्टीन हैं और पॉल बेरन है। निर्भरता तात्पर्य है परिधि, यानी गरीब या विकासशील देशों का केंद्र, यानी विकासशील पूंजीवादी देशों के ऊपर निर्भर रहना। मार्क्सवाद से प्रभावित है, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है मार्क्सवाद से प्रभावित है। लाभ, वास्तविक कीमत प्लस माइनस मजदूरी। लाभ क्या है? वास्तविक कीमत माइनस मजदूरी से लाभ निकल के आता है। प्रेविसच सिंगर परिकल्पना, तो प्रेविस एवं हंसिंगर की परिकल्पना थी। ध्रुवीय सिद्धांत है ना, पोलर थ्योरी, तो ये अल्प विकास से रिलेटेड है। तो ये एजी फ्रैंक बेसिकली का कॉन्सेप्ट है ये, है ना, पोलर थ्योरी। ये मेट्रोपोल्स एवं सैटेलाइट्स की अवधारणा को देते हैं, महानगर एवं उपग्रह की अवधारणा को देते हैं। केंद्र परिधि मॉडल, ये समीर अमीन एवं असमान विनिमय अनइक्वल एक्सचेंज की बात करता है। नव निर्भरता सिद्धांत डॉस सेंटोस से रिलेटेड है। ये उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता एवं प्रौद्योगिकी की बात करता है। निर्भर या पराश्रित पूंजीवाद या जटिल निर्भरता सिद्धांत ये कार्डोसो का है। विश्व व्यवस्था मॉडल ये इमैनुअल वालरस्टीन का है। केंद्र, अर्धपरिधि एवं परिधि में ये बांटता है पूरे विश्व को, अर्धपरिधि की संकल्पना देता है। विकास का उत्तर उपनिवेशिक मॉडल, इसके विचारक है वाना नक्रुमा, घाना के हैं। अफ्रीका नेता थे, नैम संस्थापकों में से एक थे। सर्वप्रथम इन्होंने नव उपनिवेशवाद न्यू कॉलोनियलिज्म बेसिकली का कॉन्सेप्ट दिया। उपकरण क्या है न्यू कॉलोनियलिज्म के? तो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सैनिक सहायता है और आर्थिक सहायता है। जूलियस न्यरेरे ये तंजानिया के थे। उजामा बंधुत्व की बात करते हैं। कारण क्या है? बहुल निजातीयता कहीं ना कहीं।
नवोपनिवेशवाद का कारण। महाथिर मोहम्मद मलेशिया के थे, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की चर्चा करते हैं। फ्रेंच फेनन अल्जीरिया के थे, अफ्रीका के। अश्वेत लोग व्हाइट मैन बर्डन के भार से दब चुके हैं। उपचार क्या है? न्यू मैन थ्योरी। चिगवारा तो ये लैटिन अमेरिका से थे, नव मार्क्सवादी थे। क्रांति प्लस नैतिकता दोनों जरूरी है। सबाल्टन थ्योरी ये रंजीत गुहा एवं पार्थव चटर्जी से रिलेटेड है, 1980 के दशक में ये सामने आई। फिर परिस्थितिकी उपागम या प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो मॉडल है डब्ल्यू रिक से रिलेटेड है। प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है ये संक्रमणकालीन समाज होते हैं। वाशिंगटन मतैक जॉन विलियमसन से रिलेटेड है, उसे के थे। बिड एवं गैड की अवधारणा तो महिला विकास के संदर्भ में ये बिड एवं गैड की कल्पना आती है। वंदना शिवा, मीना अग्रवाल एवं मारिया मीज से रिलेटेड है। बुक्स क्या है? द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डब्ल्यू डॉस्टोव की है। कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका, 1968 में जी फ्रैंक की पुस्तक है। अनइक्वल डेवलपमेंट, ये समीर अमीन की पुस्तक है। द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, 1979 में आती है पुस्तक, वालरस्टीन की है। हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, वाल्टर रॉडनी की पुस्तक, 1970 में आती है। डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, कार्डोसो की है। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, सेल्सो फोर्टो की पुस्तक है। फिर है न्यू कोलोनियलिज्म कोलन द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, वानाइन ओक्रोमा की पुस्तक है। जूलियस नेरेरे की पुस्तक है, ये उजाया बंधुत्व की बात करते हैं। और एसे ऑन सोशलिज्म बेसिकली इनकी महत्वपूर्ण कृति है। फिर रंजीत गुहा, तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी 1998 में और द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री 2009 में। पार्थ चटर्जी की पुस्तक है स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, 1999 में आती है। C.H. डॉड की है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। डेविड एप्टर की है द पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। आइजनस्टाइन की है ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी। फिर है जोफ्रे क्रे की डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस। थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, ये रोनाल्ड एच चिलकोट की है। जोसेफ शिम्प्यूटर है इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लास, इनकी पुस्तक। जॉन एच कॉट्स्की की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कोलन नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो नेक्स्ट है वैश्वीकरण या जिसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण बेसिकली है क्या? जिसके द्वारा विश्व को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं है पितु आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से भी बेसिकली एक स्थान के रूप में चित्रित किया जा सकता है। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैक्लुहान ने दिया है। ग्लोकलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन ग्लोबल प्लस लोकल, इसे हम ग्लोकलाइजेशन शब्द का जो प्रणेता है, अवधारणा के प्रणेता है रोलांड रॉबर्टसन है बेसिकली। वैश्वीकरण की लोकप्रिय छवि टॉप टू बॉटम है। तो डेविड हेल्ड ने वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं बताई। पहला है सामाजिक संबंधों में खिंचाव, दूसरा है प्रवाह की तीव्रता, तीसरा है संस्कृतियों के बीच संबंध, चौथा है निरंतर अंतर व्याप्ति। वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी कारक संचार तकनीकी है, परिवहन है, एमएनसीज का बढ़ता महत्व, राष्ट्र राज्य की भूमिका, उदारीकरण एवं निजीकरण, एंड ऑफ हिस्ट्री, कोल्ड वार, ब्रिटेन वुड्स एवं WTO, ग्लोबल प्रॉब्लम जैसे कि क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद, मिटिगेशन, ये सब ग्लोबलाइजेशन कारण ही हुआ है। वैश्वीकरण के प्रकार, तो पहला आर्थिक वैश्वीकरण जिसे हम इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता, रॉबर्ट कॉक्स की जो पुस्तक है, यह कॉन्सेप्ट है हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म, इसको कहा है उन्होंने, हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म। सांस्कृतिक वैश्वीकरण जिसे हम मैकडोनाल्डाइजेशन कहते हैं, तो इसमें होमोजेनाइजेशन का उदय हुआ है, समरूपता का उदय हुआ है, साथ साथ इंडियनाइजेशन का विकास हुआ है, स्वदेशीकरण का भी विकास हुआ है। फिर राजनीतिक वैश्वीकरण, इसमें राज्य संप्रभुता का ह्रास हुआ है, नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका बढ़ी है, एमएनसीज, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज की भूमिका बढ़ी है, यूनो, WTO, EU, ASEAN जैसे संस्थान निकल के सामने आए हैं। वैश्वीकरण के कारण, तो एकल या आकस्मिक कारण, रोजनो इसे तकनीक या संचार एवं परिवहन बोलता है। गिल्पिन इसे राजनीतिक कारण मानता है, जैसे कि हेजेमनी। वालरस्टीन पूंजीवाद एवं वैश्विक व्यवस्था का इसको कारण मानता है। फिर जो बहु आयामिक कारण है, तो इसमें है डेविड हेल्ड एवं एंथनी गिडेंस वैश्वीकरण के बहुल कारण मानते हैं। आंतरिकता बहुआयामी कारण है बेसिकली। गिडेंस ने वैश्वीकरण के संबंध में 3 अवधारणाएं दी हैं। पहला राष्ट्र राज्य का सार्वभौमिकरण, दूसरा है विलंबित आधुनिकता, और तीसरा है आधुनिकता की जगरनाट अवधारणा। ये किसने दिया है? गिडेंस ने दिया। वैश्वीकरण का प्रभाव, तो पहले संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है एवं राष्ट्रीय राज्य पर प्रभाव पड़ता है।
वैश्विक कारण तृतीय विश्व तो विरोधी विचारक हैं बाल्डेन बेलो, जोसेफ स्टिग्लिट्स, ये विरोधी विचारक है, जबकि समर्थक विचारक हैं जगदीश भगवती एवं अमर्त्य सेन। नवउदारवादी वैश्वीकरण के आलोचक तो पहला है रॉबर्ट कॉक्स, इन्होंने हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म। नॉम क्लेन इसे आपदा पूंजीवाद या डिजास्टर कैपिटलिज्म बोलता है। सुजान स्ट्रेंज कसिनो पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट देती है, कसिनो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट देती हैं, वित्तीय संसर्ग की स्थिति की बात ये करते हैं। वैश्वीकरण का विरोध तो वर्ल्ड सोशल फोरम के निर्माता बर्नार्ड केसन, सुजैन जॉर्ज, ये सब वैश्वीकरण की विरोधी हैं। वैश्वीकरण की स्थापना या जो वर्ल्ड सोशल फोरम, इसकी स्थापना पोर्ट एलिगरे ब्राजील में 2001 में होती है। ये बेसिकली जो WSFI आंदोलन कहा जाता है। महत्वपूर्ण शब्दावली तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट मैक्लुहान ने दिया है। वर्ल्ड इज फ्लैट, ये कॉन्सेप्ट फ्रीडमैन का है। टाइम स्पेस कंप्रेशन, समय स्थान संपीड़न, हार्वेन का कॉन्सेप्ट है। मॉडर्नलेस वर्ल्ड, ये केनेची ओहेम से रिलेटेड है। पोस्ट मॉडर्न स्टेट रॉबर्ट कूपर से रिलेटेड है। सुम्पिटीरियन प्रतिस्पर्धी राज्य, ये बॉब जोसेफ का कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट कॉक्स ने राज्य का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहा है। उत्तर संप्रभु शासन स्कॉल्टे का कॉन्सेप्ट है। समीर अमीन, ये वैकल्पिक वैश्वीकरण की बात करता है। वैश्वीकरण एवं संस्कृति तो मैक्डोनाल्डाइजेशन शब्द ये जॉर्ज रिडजर का है। जिहाद वर्सेस मैकवर्ड, ये रॉबर्ट बेंजामिन बार्बर का कॉन्सेप्ट है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन से रिलेटेड है। जोसेफ स्टिग्लिट ये कल्चरल शॉक का कॉन्सेप्ट देता है। बुक्स तो इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन बन्ना सिवा की पुस्तक है। डिग्लोबलाइजेशन एन आइडिया फॉर न्यू डेमोक्रेसी वाल्डन बेला की पुस्तक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट जोसेफ स्टिग्लिट्स की पुस्तक है। इन द डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जगदीश भगवती की पुस्तक है। हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन, ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। ग्लोबलाइजेशन सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर 1992 में पुस्तक आती है, रोनाल्ड रॉबर्टसन की पुस्तक है। गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट ऑर्डर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स रोजनेव की पुस्तक है। लिबरलिज्म मार्क्सिज्म एवं डेमोक्रेसी, ये डेविड हेल्ट की पुस्तक है। फिर ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये डेविड हेल्ट की पुस्तक है। फिर है ग्लोबलाइजेशन या एंटी ग्लोबलाइजेशन बियॉन्ड द ग्रेट डिवाइड, ये भी डेविड हेल्ट की पुस्तक है। उदारीकरण लिबरलाइजेशन तो अर्थ क्या है, कठोरता एवं नियंत्रण के स्थापन पर उदारता बरतना। उदारीकरण राज्य की भूमिका समाप्त हो जाती है, राज्य की भूमिका थोड़ा सा कम हो जाती है, समाप्त नहीं होती है, बेसिकली कम हो जाती है, कम हो जाती है, समझिए। तो उदारीकरण के आयाम तो इसके आर्थिक आयाम होते हैं। आर्थिक आयामों में निजीकरण को बढ़ावा मिलता है, मनसेस को बढ़ावा मिलता है, ब्रिटेन मुक्त संस्थाओं, तंत्र व्यापार एवं खुली अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है। राजनीतिक आयाम में लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा मिलता है, उदार पारदर्शी एवं सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाता है, मानवाधिकार को बढ़ावा मिलता है, सिविल सोसाइटीज को बढ़ावा मिलता है, एनजीओ को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक सांस्कृतिक में खुला एवं सामाजिक समानतापूर्ण समाज देखने को मिलता है, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान होता है और सहिष्णुता का विकास होता है। निजीकरण तो इसका अर्थ क्या है, उदारीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति का ही साधन है। निजीकरण तात्पर्य ऐसी आर्थिक प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को पूर्णतया या अंशतः निजी क्षेत्र में लाया जाता है। ब्रिटेन में विराष्ट्रीकरण डी नेशनलाइजेशन इसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, प्राथमिकताकरण कहते हैं। निजीकरण के प्रकार तो पहला है वास्तविक निजीकरण, दूसरा है शीत निजीकरण और तीसरा है हरित निजीकरण। इसके उद्देश्य क्या है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, फिर है घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करना, 3 E's यानी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी यानी इकोनॉमी को बढ़ावा देना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। हम क्रांति एवं रिवोल्यूशन एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्रांति एवं प्रतिरोध की बात करेंगे, रिवोल्यूशन एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो क्रांति बेसिकली एक प्रक्रिया है, अकेली घटना नहीं है, यह सारे तत्वों, कारणों एवं घटनाओं की श्रृंखला होती है। क्रांति एवं बला सत्ता परिवर्तन में अंतर होता है। क्रांतियों के प्रकार तो टॉकविले ने 3 प्रकार की क्रांतियों की चर्चा की है, राजनीतिक, अचानक घटित एवं धीरे धीरे सतत होने वाली। जो मुख्य क्रांतियां तो प्यूरिटन क्रांति हुई थी 1649 में यूके में, 2 गुट बने हुए थे, राउंड हेड्स और कैवलियर्स, हॉब्स के समय के लिए समय था। फिर गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1988 में ब्रिटेन में लॉक के समय, इसमें भी 2 गुट बने हुए थे, टोरी जो कि लोकतंत्र के समर्थक थे और विक्स, ये कहीं ना कहीं बेसिकली ये जो विक्स थे ये पार्लियामेंट, बेसिकली ये राजशाही के समर्थक थे। अमेरिकन क्रांति 1776 में होती है, नारा क्या था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व इसका नारा था। बोल्शेविक क्रांति
1917 में होती है। नारा क्या था? रोटी भूमि और शांति। प्रथम साम्यवादी या मार्क्सवादी क्रांति, अक्टूबर क्रांति होती इसे कहा जा सकता है। चीनी क्रांति 1949 में होती है, माओ जेडोंग के नेतृत्व में। क्यूबा क्रांति 1959 में होती है, फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में। इस्लामिक क्रांति 1779 में होती है, ईरान में अब्दुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में। गुलाबी लहर ये लैटिन अमेरिका में साम्यवाद एवं समाजवाद से रिलेटेड है। पूर्वी यूरोपियन क्रांति 1689 से 91 के बीच में होती है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुई क्रांतियां, तो मखमली क्रांति 1989 में होती है, चेकोस्लोवाकिया में। बुलडोजर क्रांति 2000 में होती है, यूगोस्लाविया में। गुलाबी क्रांति जॉर्जिया में होती है। नारंगी क्रांति 2004-5 में यूक्रेन में होती है। जीन्स क्रांति है बेलारूस में होती है 2006 में। केसरिया क्रांति 2007 में म्यांमार में होती है। चमेली क्रांति जैस्मिन रिवोल्यूशन ये ट्यूनीशिया में होती है 2010-11 में। कमल क्रांति या लोटस रिवोल्यूशन मिस्र में 2011 में होता है। अम्ब्रेला मूवमेंट छाता रिवोल्यूशन ये हांगकांग चीन सरकार के खिलाफ ये आंदोलन होता है। अब है क्रांति के विभिन्न व्याख्याएं एवं सिद्धांत। तो परंपरागत या रूढ़िवादी व्याख्या, इसमें अरस्तू आते हैं सबसे पहले। ये पहला राजनीतिक दार्शनिक है जो क्रांति की व्याख्या करता है। मूल कारण जो क्रांति का है वो विषमता है, अर्थात रचनात्मक न्याय की अनुपस्थिति। एडमंड बर्ग है, यूके का है ये, गौरवपूर्ण क्रांति की बात करता है, का समर्थक है ये, और फ्रांसीसी क्रांति का कटु आलोचक रहा है। अलेक्स डी टॉकविले फ्रांस का है, ये फ्रांसीसी क्रांति का आलोचक है, उभरती हुई आकांक्षाओं का सिद्धांत देता है। कार्ल पॉपर ब्रिटेन का है, खंडसा निर्माण पीस मिल इंजीनियरिंग की बात करता है। मार्क्सवादी जो व्याख्या है तो उसमें कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी का था, इतिहास क्रांति का इंजन है। फ्रांस की क्रांति दो बुर्जुआ क्रांति कहता है बेसिकली। फिर है सामंतवाद के खिलाफ है, और ये पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति। अब लेनिन जोश का था, क्रांति शोषित एवं उत्पीड़ित जो लोग हैं का उत्सव है। ये क्रांति होती नहीं की जाती है, यह एक कला। माओ चीन से रिलेटेड है, तो माओ ने सांस्कृतिक व निरंतर क्रांति का समर्थन किया है। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के हैं, क्रांति शोषकों के खिलाफ शोषित की तानाशाही है। ग्रामसी इटली के थे, बुर्जुआ विचारधारात्मक हेजेमनी का खात्मा आवश्यक मानता है। फ्रांच फेनन अल्जीरिया का था, हिंसक क्रांति का समर्थन है। ये समकालीन जो विश्लेषण है उसमें केन ब्रिंटन है, ये 4 क्रांतियों का विश्लेषण करते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। हन्ना अरेंट ऑन रिवोल्यूशन इसकी पुस्तक है, 1963 में आती है। क्रांति वही अच्छी होती है जो मौलिक के बजाय, जो भौतिक के बजाय राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रहती है। थेडर स्टॉकपाल अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, संरचनात्मक उपागम को अपनाया इन्होंने। 3 देशों की क्रांतियों की तुलना की, फ्रांस, रूस एवं चीन। आधुनिकीकरण एवं क्रांति, तो सी जॉनसन, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? रिवोल्यूशनरी चेंज। हो 1668 में पुस्तक आती है। कारण क्या है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र का समान रूप से न बढ़ना। सैमुअल पी हंटिंगटन गैप हाइपोथेसिस देता है। बैरिंगटन मूर जूनियर, ये विभिन्न वर्गों के आधुनिकीकरण में असंतुलन के कारण क्रांति होती है। जॉर्ज टिली शक्ति असंतुलन की बात करता है। सापेक्ष वंचना एवं क्रांति, तो ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है बेसिकली। इस सिद्धांत को फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी भी कहा जा सकता है। निराशा प्रहार या निराशा आक्रामकता सिद्धांत। सापेक्ष वंचना सिद्धांत ये टेडगर से रिलेटेड है। कारण क्या है? सापेक्ष वंचना, रिलेटिव डिप्रिवेशन। और पुस्तक का क्या नाम है टेडगर की? वाई मैन रिवेल, 1976 में पुस्तक आती है। जे कर्व थ्योरी ये जेम्स डेविस की है। इन्होंने 3 क्रांतियों का विश्लेषण किया है। डॉर की जो रिवोल्यूशन हुआ था 1800, डोर रिवोल्यूशन जो कि 1842 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, और मिस्र या इजिप्शियन क्रांति 1952 में हुई थी। रेजिस्टेंस, तो ईसा मसीह प्रतिरोधकारियों के प्रिंस है, ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं। प्रतिरोध बेहतर एवं न्याय से जुड़ा। प्रतिरोध के सिद्धांत, तो नागरिक हिंसा का सिद्धांत ये हेनरी एक्सटीन एवं टेडगर देता है। नागरिक अवज्ञा का सिद्धांत ये हेनरी डेविड थोरो से रिलेटेड है। सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा सिद्धांत महात्मा गांधी से रिलेटेड है। मिशेल फूको का प्रतिरोध सिद्धांत स्ट्रगल, मुकाबला एवं अतिक्रमण से रिलेटेड। फिर अहिंसात्मक प्रतिरोध हुआ जेनरिक अहिंसा, ये जीन शार्प की। गैप हाइपोथेसिस ये सैमुअल पी हंटिंगटन से रिलेटेड है। सापेक्ष वंचना सिद्धांत टेडगर का है। जे कर्व थ्योरी जेम्स डेविस की है। प्रतिदिन प्रतिरोध ये जेम्स स्कॉट का है। नागरिक हिंसा सिद्धांत हैरी एक्सटीन का है। जेनरिक अहिंसा ये जीन शार्प की बेसिकली कॉन्सेप्ट है। बुक्स, तो बर्ग की पुस्तक का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस, 1790 में पुस्तक आती है। टॉकविले की है द ओल्ड रिजीम एंड रिवोल्यूशन, 1856 में पुस्तक आती है। फ्रांच फेनन की पुस्तक का नाम है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, 1952 में आती है। सी जॉनसन की पुस्तक का नाम क्या नाम है? रिवोल्यूशनरी चेंज, ये 1966 में पुस्तक आती है। फिर है सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक का नाम क्या? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, 1968 में पुस्तक आती है। मिशेल फूको मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, 1961 में पुस्तक आती है। लेनिन की पुस्तक का क्या नाम है?
द स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 में आती है। फिर केन ब्रिंटन की पुस्तक है द एटोनॉमी ऑफ रिवोल्यूशन 1938 में पुस्तक आती है। ऑन रिवोल्यूशन 1963 में पुस्तक आती है, हना अरेंड की है। चार्ल्स टिली रिचर्ड की जो पुस्तक का क्या नाम है रिबेलियस सेंचुरी 1830 टू 1930 1975 में पुस्तक आती है। टेड रॉबर्टकर या टेडगर की जो पुस्तक का क्या नाम है वायरमैन रिबेल 1970 में आती है। बैरिंगटन मूर जूनियर की पुस्तक क्या नाम है सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी 1966 में आती है। एरिक जे हॉब्स की पुस्तक का क्या नाम है द एज ऑफ रिवोल्यूशन। लियो स्ट्रॉस की पुस्तक क्या नाम है द परमानेंट रिवोल्यूशन एंड रिजल्ट एंड परमानेंट रिवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट एंड प्रोस्पेक्ट। थेडर स्टॉकपॉल की जो पुस्तक क्या नाम है स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस रसिया एंड चाइना 1979 में पुस्तक आती है। अब न्यू सोशल मूवमेंट की हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक आंदोलन शब्दावली का प्रथम प्रयोग लॉरेंज वान स्टीन जो कि जर्मन बेसिकली विचारक है 1950 में करते हैं। लॉरेंज वान स्टीन की पुस्तक क्या नाम है हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच सोशल मूवमेंट 1980 में पुस्तक आती है। जे.एल. कोहेन एवं एंड्रू अरोट ये नव सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिकरण के सबसे गतिशील एवं दृश्यमान साधन है और ये सिविल सोसाइटी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसा बोलते हैं। एरिक फॉर्म सामाजिक आंदोलन आजाद उड़ान से व्यस्त है। आजाद उड़ान से उन्होंने सामाजिक आंदोलन को आजाद उड़ान से व्यक्त किया है एरिक फॉर्म ने। पुराने सामाजिक आंदोलन एवं नव सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है तो पुराने सामाजिक आंदोलन थे इनका ध्येय विचारधारात्मक था। न्यू सोशल मूवमेंट है ये सभी नागरिकों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन एवं व्यक्तिगत स्वच्छता की बात ये करते हैं। जो पुराने सोशल मूवमेंट है राजनीतिक दायरे में रहकर कार्य करते थे, जो सोशल मूवमेंट राजनीतिक दायरे से बाहर रहकर कार्य करते हैं। तो सोशल मूवमेंट की कोई वैश्विक विचारधारा है वैश्विक नेतृत्व नहीं होता है। तो सोशल मूवमेंट नव मध्यम वर्ग से रिलेटेड है। हेबरमास ने नव सामाजिक आंदोलन को मौन क्रांति साइलेंट रिवोल्यूशन कहा है। हर्बर्ट मार्क्यूजे इसे नववान पंथ के मुख्य विद्वान है। हर्बर्ट मार्क्यूजे सामाजिक आंदोलन के प्रकार तो एम एस राव उनकी पुस्तक क्या नाम है सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1979 में आती है। उन्होंने सामाजिक आंदोलन के 4 प्रकार बताए। पहला है क्रांतिकारी आंदोलन नक्सलवादी आंदोलन था ये। उदारवादी आंदोलन में आर्य समाज ब्रह्म समाज से रिलेटेड आंदोलन आते हैं। मुक्तिवादी आंदोलनों में नारायण गुरु का इजवाहा जो समाज का आंदोलन था केरल में। वैकल्पिक आंदोलन है इसमें नारीवादी आंदोलन आता है। घनश्याम शाह ने 4 प्रकार बताए हैं। पहला है विद्रोह सरकार उखाड़ने का लक्ष्य। दूसरा है राजद्रोह व्यवस्था बदलना सुधार व्यवस्था में कुछ निश्चित परिवर्तन का लक्ष्य। और क्रांति है शासन समाज एवं आर्थिक प्रणाली से रिलेटेड। सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत तो सापेक्ष वंचना का सिद्धांत टेडगर एवं जेम्स डेविड से रिलेटेड है, इसने जे कर्व थ्योरी दी है। सामूहिक व्यवहार सिद्धांत नील स्मेलसर का है स्मेल्सर का है। सामूहिक व्यवहार सिद्धांत ये नील स्मेल्सर का है। तार्किक चयन सिद्धांत मैनकर ऑल्सन का 1964 में आता है। संसाधन गतिशीलता सिद्धांत मैकार्थी एवं जेल्ड का है। नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत हेबरमास एवं ऑफे का है। कार्य पहचान सिद्धांत एलन तुरेन का है। प्रमुख जो नव सामाजिक आंदोलन हुए हैं तो ब्लैक लाइफ मैटर्स शाहबाग आंदोलन ये बांग्लादेश में हुआ है। ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट 2011-12 में न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। पर्यावरणीय कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग है। येलो वेस्ट मूवमेंट फ्रांस में हुआ है। मीटू मूवमेंट महिला देह शोषण के खिलाफ था। फिर है वैश्वीकरण विरोधी जो प्रसिद्ध हस्ती है नोम चॉम्स्की है यूएसए से है। ये यूएसए को फर्स्ट आतंकवादी मानते हैं। एंटी कॉर्पोरेट कार्यकर्ता नोमी क्लेन है। डिजास्टर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। एडवर्ड लुटवाक ये टर्बो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। बेंजामिन बार्बर मैक वर्ड का कॉन्सेप्ट देता है। जॉर्ज सोरोस मार्केट फंडामेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है। और सुजैन स्ट्रेंज ये कैसीनो कैपिटलिज्म को कॉन्सेप्ट देती है। अब है जो न्यू सोशल मूवमेंट है उनकी आलोचना तो इनका कोई विचारधारात्मक आधार नहीं है। ये वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटा देते हैं। वंचित एवं उपेक्षित वर्गों की अवहेलना होती है। मार्क्सवादियों के अनुसार ये क्रांतियों की भावना क्षीण करते हैं। सामूहिक विरोध कर छिन्न विच्छिन्न कर देते हैं। शब्दावली तो ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट मैक्लुहान का है। डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म कॉन्सेप्ट लेक्लाउ एवं माउफे का है। जे कर्व थ्योरी जेम्स डेविस से रिलेटेड है। सामूहिक व्यवहार सिद्धांत नील स्मेल्सर से रिलेटेड है। कार्य पहचान सिद्धांत एलन तुरेन का है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये एलन तुरेन से रिलेटेड है। अब बुक्स तो हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच सोशल मूवमेंट 1979 में लॉरेंज वान स्टीन की है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया एम एस राव की पुस्तक है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये घनश्याम की पुस्तक है ना, घनश्याम शाह की पुस्तक है। फिर है सोशल मूवमेंट एंड द स्टेट 2002 में घनश्याम शाह की पुस्तक आती है। फिर दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स 2001 में पुस्तक आती है, घनश्याम शाह की है। वाई मैंडेविल 1976 में पुस्तक आती है, टेडगर की है। मैनकल ऑल्सन की पुस्तक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन 1964 में पुस्तक आती है, एलन तुरेन की है। सॉलिडारिटी
द एनालिसिस ऑफ सोशल मूवमेंट 1983 में पुस्तक आती है। जे.एल. कोहेन व एरोड की पुस्तक है सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1992 में आती है। अब गैर सरकारी संस्थान एनजीओ को देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ इंटरनेशनल एनजीओ कहलाते हैं। व्यावसायिक एनजीओ को बिंजो कहा जाता है। धार्मिक गतिविधियों में मिले तो एनजीओ को रिंगो कहा जाता है। तो सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, ऑटोनॉमस या कैंगो जैसे रेड क्रॉस। अपराध जगत एवं गैर कानूनी गतिविधियों को अपनी आड़ में छुपा लेने वाले जो एनजीओ हैं क्रिंजो हैं। सर्वप्रथम एनजीओ का विकास अमेरिका में हुआ। राजनीतिक शब्द पहले एनजीओ शब्द की मौजूदगी 1945 चार्टर के अनुच्छेद 71 एनजीओ को दर्जा दिया गया है। फिर है गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्रियाशील गैर सरकारी संगठन है, हिमायती गैर सरकारी संगठन नहीं कहा जा सकता है। 1980 में इंदिरा गांधी ने कुदाल आयोग बनाया था एनजीओ की गतिविधियों की जांच पड़ताल के लिए। प्रमुख जो भारतीय संगठन के एनजीओ हैं मुस्कान फाउंडेशन, नन्ही कली, गिव इंडिया फाउंडेशन, गुंज और सम्मान फाउंडेशन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रथम है पर्यावरणीय ग्रीन पीस है, फ्रेंड टू द अर्थ, WWF वन नेचर, केयर इंटरनेशनल, ऑक्सफाम इंडिया, मानवाधिकार, एमनेस्टी इंटरनेशनल, PUCL, एशियावासी सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फिर है जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तो पीटर डकर की है मैनेजिंग द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 1990 में ये पुस्तक आती है। फिर जेराल्ड क्लार्क की पुस्तक है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स 1996 में आती है। स्टेरी की है द न्यू ट्रांसनेशनल एक्टिविज्म 2005 में आती है। लेविस डेविड की पुस्तक है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट 2014 में ये पुस्तक आती है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।